All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. आप सब लोगों ने म्यूज़िक तो सुना ही होगा। क्या वो एक पेरियोडिक फंक्शन नहीं होता जिसमें एक वेव बारी बारी रिपीट होती रहती है? तो क्या ऐसी किसी वेव को हम साइन या कोसाइन के टर्म्स में नहीं लिख सकते? सो बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन कुमार। वेलकम टू एस चांद अकेडमी। और आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम बेसिकली समझें कि एक्सपेंशन ऑफ जो पीरियोडिक वेव है वो साइन और कोसाइन की टर्म्स में कैसे हो सकता है। फिजिक्स के डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए आप एस चांद पब्लिशिंग की इन कुछ बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। इन बुक्स का ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पिछले लेक्चर में हम ये चीज़ देख चुके हैं कि ओवरऑल किसी भी नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन को हम साइनोसॉइडल फंक्शंस के सम के तौर पे लिख सकते हैं। हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे के सारे आपस में ऑर्थोगोनल हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। तो इनको जब हम इसके सम अप के तौर पे लिखेंगे तो फोरियर ने उसके लिए क्या है, एक डेफिनेशन दी है। वो जो डेफिनेशन है वो अपने आप में किसी भी वेव फॉर्म की पूरी स्ट्रक्चर को साइन और कोसाइन के टर्म्स में लिख सकती है। तो पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो फोरियर ने दिया है वो क्या है इन दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं इसमें आपको क्या नज़र आएगा कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक पार्ट है जो है fx। तो ये क्या है, ये आपके पास एक पेरियोडिक फंक्शन है। सो दिस इज अ पेरियोडिक फंक्शन। नाउ इसके बाद टूवर्ड्स राइट आपके पास यहाँ आप देखोगे कि तीन पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है a नॉट बाई 2, ये क्या है, ये वेव फॉर्म बनाने में हेल्प नहीं करता है। दिस इज अ काइंड ऑफ डीसी पार्ट। सो डीसी पार्ट क्या है इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आप पार्ट देख रहे हो सो ये है आपके पास कोसाइन पार्ट। इसमें क्या है कि आपके जो कोसाइन के डिफरेंट कोफिशिएंट है उनके सम के तौर पे आप इसको देखोगे। एंड सिमिलरली द फाइनल फोर्थ पार्ट इज योर साइन पार्ट। इस तरीके से उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया। अब इसमें अगर आप देखोगे कि दिस इज ए एन कोस एन एक्स, जो आपका सेकंड पार्ट है टूवर्ड्स राइट साइड वो आप देख रहे हो, तो वो इस तरीके से है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ हमने लिखा हुआ है समेशन n1 टू इन्फिनिटी। मतलब पहले मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो n की वैल्यू 1 होगी तो a 1 होगा, कोस 1x उसके साथ प्रोडक्ट में प्लस फिर n की वैल्यू आपकी 2 होगी तो a 2 इंटू कोस 2x प्लस a3 इंटू कोस 3x। तो इस तरीके से प्लस होते 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 ये सीरीज़ आगे चलेगी। तो ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर रहेगी कोसाइन सीरीज़ की। एंड द फाइनल पार्ट जो सबसे राइट मोस्ट पे लिखा हुआ है वो क्या है, आपका साइन पार्ट। सिमिलर स्केल पे वो b1 साइन 1x, b2 साइन 2x, इन सब का समेशन होते हुए इन्फिनिटी तक पार्ट्स चलेंगे। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमने देखी। इसमें आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि ये सब जो हैं आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। सभी साइन सभी कोसाइन फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि इनमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए नोड ए एन बी एन, बाकी सब चीज़ें तो हमें फाइंड आउट हो गई, लेकिन ये कहाँ से फाइंड आउट होंगे, तो ये अभी तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, लेट अस लुक एट। तो अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले मेरे पास ए नोड की जो वैल्यू आ रही है, ए नोड की मेरे पास वैल्यू है 1 डिवाइड बाय पाई
इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं -π टू +π, जो कि किसी भी जो आपका पेरियोडिक फंक्शन है उसका हमने एक पीरियड माना हुआ है। उसके साथ अगर ये जो मेरे पास फंक्शन है f(x) dx, इसका मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, सो ओवरऑल ये मुझे इसकी a नोड की कांस्टेंट dc पार्ट के पोर्शन की वैल्यू देता है। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। सिमिलरली अब अगर मुझे an फाइंड आउट करना है, सो द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय पाई। उसी तरीके का फॉर्मूला है, जस्ट आपने -π टू +π आपने इसको लिखा, देन ये जो आपका फंक्शन है ये फंक्शन इनटू cos nx ये होता है n देन dx। आप इसका इंटीग्रेशन करते हो और इस तरीके से आपके पास an कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाती है। अब इसी को एक्सपेंड कर दीजिए आगे, तो bn की वैल्यू भी आपके पास बनेगी 1 डिवाइड बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू +π fx sin nx dx। सो फाइनली ये आपके पास वैल्यूज आई, जिस तरीके से आप a नोड, an और bn इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। गाइज अब अगर इस चीज़ को मैं ध्यान से देखूं, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फॉर्मूले हैं, तो इनकी क्या स्ट्रक्चर है, इनकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ए नोड जो है वो हमारा डीसी पार्ट है। ठीक है, तो ये जो ए नोड है इसको मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज डीसी पार्ट। सो व्हाट डज इट मीन डीसी पार्ट? तो अगर मैं डीसी पार्ट के बारे में आपको बताऊं तो ये क्या है, ये किसी वेव फॉर्म की को बनाने में कोई हेल्प नहीं करता है, बट जस्ट उसकी प्लेसमेंट को सेट करने में हेल्प करता है। अगर आप ए नोड की स्ट्रक्चर को देखो तो ये आपको क्या बताता है कि -π टू π अगर आप जा रहे हो इस फंक्शन के पीरियड में, तो ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ एवरेज ऑफ द फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज लेना होता है या किसी भी नंबर का आपको एवरेज लेना होता है तो आप क्या करते हो, सम ऑफ दोज नंबर्स डिवाइड बाय कितने वो नंबर हैं, ठीक है, उससे हम डिवाइड करके एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी वो क्या करेंगे हम, कि हमारे पास एक पीरियड है, ठीक है, उस पीरियड को हम फाइंड आउट करेंगे कि उस पीरियड में हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, डिवाइड बाय दैट पीरियड उस फंक्शन का एवरेज होगा। फाइन। तो इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो इस केस में क्या होना चाहिए कि ये मेरे पास एक एवरेज क्वांटिटी तब होगी जब यहाँ पर मेरे पास 1/2π होना चाहिए। फाइन। तो लेकिन यहाँ पे तो 1/π है, तो मैं इसको एवरेज कैसे कह रहा हूँ? लेकिन अगर आपने पिछला जो फॉर्मूला देखा है उसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ था a0 डिवाइड बाय 2, तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 इट बिकम्स योर एवरेज ऑफ द फंक्शन। सो अगर आपके पास फंक्शन का एवरेज आ जाता है तो आपके पास एक बेस वैल्यू मिल जाती है कि यस दिस इज द प्लेस, ये एवरेज वैल्यू है, इसके ऊपर और नीचे ये फंक्शन फैला हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्क्वायर वेव को मैंने प्लॉट किया, तो अगर आप इसको देखोगे इस स्क्वायर वेव को, सो इस स्क्वायर वेव का एवरेज क्या है, ये ऊपर और नीचे एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो हमें पता है कि इसका एवरेज जो है वो 0 है। तो हम सीधी सीधी बात ये बिना कैलकुलेट किए भी कह सकते हैं कि जो इसका a0 पार्ट है, a0 बाय 2 पार्ट है, वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। नाइस। सो इसके बाद मैं इसी में ऐड कर सकता हूँ कि मान लीजिए आप एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जो कि एक इस तरह की स्क्वायर वेव है, तो दिस इज नथिंग बट हमने पिछले वाले स्क्वायर फंक्शन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, दिस इज समथिंग, एक वैल्यू कि जितना मैंने इस पिछले वाले स्क्वायर वेव को ऊपर सरका दिया है, या जो ऊपर आपको येलो कलर के अंदर स्क्वायर वेव नज़र आ रही है,
उसका जो मीन है वो आपको ब्लैक लाइन में नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल A0/2 की वैल्यू आपकी ये ब्लैक लाइन जहाँ पर y एक्सिस को काटती है आपकी वो वैल्यू होगी। फाइन। सो इस तरीके से A0 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो बाकी कोफिशिएंट्स हैं AN और BN, ये हमें बताते हैं कि बाकी कोफिशिएंट्स उसके क्या रहेंगे, और उससे हम ये पूरी की पूरी सीरीज़ किसी भी पीरियोडिक वेव के लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रेज किया था वो रेज किया था म्यूज़िक के बारे में, लेकिन अभी मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपने, अब जैसे मैं आपको एक बताऊं कि म्यूज़िक में आप सुनते हैं सारे गामा पा, तो अब जो सा है, ठीक है, सा, वो जो सा है वो 240 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप देखो, आपने गिटार में सा बजाया, आपने हारमोनियम में सा बजाया, आपने अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स पे सा बजाया, सब के सब सा, आप दूसरे कमरे में बैठे हैं और स्टिल आप सुन के बता सकते हैं कि ये हारमोनियम का सा है, ये किसी के गले से सा है, ये क्या कहते हैं आपके जगजीत सिंह जी गा रहे हैं या कोई मतलब सोनू निगम गा रहे हैं। तो आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी भी अगर अपने गले से निकालें तो दोनों को आप बता सकते हैं। तो फोरियर सीरीज़ इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती है कि दो म्यूज़िक के नोट जो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं वो कैसे डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं या कैसे ओवरऑल समझे जा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाय, आई एम मनीषा सिंगला। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाने के लिए मैं आ रही हूँ एस चांद एकेडमी में। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा था। होपफुली आपने उसका आंसर सोच के रखा होगा, या ये बिल्कुल कोई अजीब बात आपको लग रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि म्यूज़िक का जो एक सुर है जैसे सा, 240 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है पर्टिकुलरली, तो वो जो है सबके सभी इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग साउंड कैसे कर रही है, या आप सुन के कैसे बता पा रहे हो कि हारमोनियम का सा जो है वो गिटार के सा से थोड़ा सा अलग आ रहा है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो वो मैं आपको बेसिक इसके लिए एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा जिसको अगर आप समझेंगे तो आप बहुत ईजीली इस चीज़ को समझ जाएंगे। सो एज ए डायग्राम एक गिटार की स्ट्रिंग को मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इफ़ आई एम ड्राइंग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, तो वो क्या है, अगर मैं उसको 240 हर्ट्ज़ के ऊपर ऑसिलेट कर रहा हूँ तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जी वो इस तरीके से आपकी वेव फॉर्म बना रही है। फाइन। तो ये आपकी हो सकता है, दिस इज़ योर 240 हर्ट्ज़ की, ये आपकी फ्रिक्वेंसी पे जो स्ट्रिंग है वो आपकी मेन वेव फॉर्म बना रही है। लेकिन ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ये कभी भी अकेली फ्रिक्वेंसी, सिंगल फ्रिक्वेंसी नहीं होती। फाइन। तो उस केस में क्या होता है, इसके साथ और भी फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वो ऐड करती जाती हैं, जो कि इसके कुछ मल्टीपल टाइम्स हो सकती हैं। नाउ जो अगली फ्रिक्वेंसी होगी वो इसमें क्या हो सकती है, तो अगर मैं उसको इस पर ड्रॉ करूं तो कंसीडर कर सकते हैं कि वो आपकी 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये इस तरीके की कोई फ्रिक्वेंसी है। फाइन। और उसके बाद अगर मान लो इसकी 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो इस तरीके की एक जिगलिंग होती हुई सी फॉर्म कोई भी गिटार स्ट्रिंग बनाती है। तो ओवरऑल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि एक होती है आपकी मेन फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोलते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसका
एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। लेकिन कभी भी ये जो फ्रीक्वेंसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से है वो अकेली फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती, इसके साथ और भी कई फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हैं उसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। तो एक है आपकी फंडामेंटल मेन फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर जो भी फर्दर फ्रीक्वेंसीज आती रहती हैं वो क्या है आपकी ओवरटोन्स, उनको हम कहते हैं। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये क्या है, ये फोरियर से कैसे रिलेटेड है। सो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो आपका पेरियोडिक फंक्शन है fx और dc पार्ट जो कि आपको समझ आ गया होगा, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है जो n1 टू इन्फिनिटी आप जिसका समेशन देख रहे हो an cos nx के तौर पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 उसको हम बोलते हैं कि दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड व्हेन n ग्रेटर देन, जब आपने कहा कि ये n जो है वो ग्रेटर देन 1 है 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई भी वैल्यू के लिए, तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। तो जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है, ओवरटोन्स एक मेन टोन के ऊपर, मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ और आवाज़ें, ठीक है, जो उसके ऊपर ऐड हो रही हैं। सो अब इस तरीके से एक फंडामेंटल जो सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड की n इक्वल टू 1 के ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपकी लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड की है जिसको आप मेन चीज़ बोलते हो। उसके बाद ओवरटोन्स होते हैं। तो ओवरटोन्स जो भी हों उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो साउंड की क्वालिटी क्या होगी। तो अगर जगजीत सिंह जी एक सा गा रहे हैं और एक सोनू निगम सा गा रहे हैं तो वो दोनों की फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज हो सकती है, पर दोनों के गले का जो भी टाइप है या जो भी उनका, या अगर मैं कहूँ कि एक हारमोनियम है और एक गिटार है, दोनों इंस्ट्रूमेंट का 240 हर्ट्ज मेन फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन जो ओवरटोन्स हैं उनके कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके साउंड की क्वालिटी या उसके साउंड का नेचर, टेक्सचर वो कैसा होगा। फाइन। तो इस तरीके से आप मेमोरी बेस पे आप एक टेक्सचर को कॉपी करते हो और उस पर बता देते हो कि हाँ जी ये उसकी आवाज़ है। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी ओवरटोन्स। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आप बेसिकली जज नहीं कर सकते, वो आपको हाँ लग सकता है कि ओके दिस इज सा, ये सा बज रहा है, लेकिन कौन बजा रहा है वो आपको नहीं पता। तो अगर आप एक ओनली सा की ट्यून बजाएं तो आप उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बजाएं तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट में, हर एक में आपके पास उसकी मल्टीपल और फ्रिक्वेंसीज भी होती हैं, इसीलिए उनके नेचर में फ़र्क आ जाता है। सो दैट इज़ बेसिकली, अगर आप उसको देखें कि आपकी लाइफ में जो म्यूज़िक जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल सबकी लाइफ में लगभग प्ले करता ही है, तो उसके बारे में भी साइंस की देखो कितनी बढ़िया ओपिनियन है और कितना बढ़िया तरीके से वो आपको समझा पा रहे हैं कि जी आपकी और मेरी आवाज़ में क्या फ़र्क है। सो ओवरऑल इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि सबसे पहले जो आपका एक पेरियोडिक फंक्शन है जो नॉन साइनोसॉइडल है, वो साइनोसॉइडल की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हमने लिखी। तो जब उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लिखी उसमें 3 पार्ट थे। सो फर्स्ट पार्ट एक डीसी पार्ट था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, ये ओवरऑल आपका फंक्शन का एवरेज एक्सप्लेन कर रहा है। किसी भी पेरियोडिक फंक्शन को सिर्फ ऊपर नीचे शिफ्ट करने के लिए ही उसका काम है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। उसके बाद जो है वो उसका हार्मोनिक्स यानी कि उसका वेव पार्ट को एक्सप्लेन करने के 2 पार्ट आते हैं, एक कोसाइन के फॉर्म में और एक साइन की फॉर्म में। उसके कोफिशिएंट्स के हमने फॉर्मूले लिखे और उसको हमने समझा। लेकिन बेसिकली हमें ये था कि इसके अंदर एक और चीज़ जो हमें स्टडी करनी थी वो ये था कि जो हमारी इसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है और ओवरटोन्स है उसमें क्या फ़र्क है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड की फ्रिक्वेंसी होती है और जो ओवरटोन होती हैं वो कम एम्पलीट्यूड की, उसी के ऊपर ओवरलैप करने वाली बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होती हैं। और जनरली
प्योर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ किसी ऑसिलेटर से या स्पेशली हम जनरेट करवाएं किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से वही हो सकता है। नहीं तो नॉर्मल लाइफ में जनरली जो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं हमारे आपके, ठीक है, मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सब उनमें काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स होती हैं, जिससे हमारे साउंड का टेक्सचर और उसकी क्वालिटी बनती है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आया होगा। अगर फिज़िक्स के डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए आप एस चांद पब्लिशिंग की इन कुछ बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। इन बुक्स का ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप you like this video, and if you like this, please don't forget to like, share and subscribe to this channel.